नमस्कार, मेरा नाम है दीपू शर्मा और फिलहाल आप देखना शुरू कर चुके हैं सन एक्सप्रेस, खबरें जन जन तक। और फिलहाल सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं। मेहमान का नाम है डॉक्टर शारदा बनर्जी। नमस्कार शारदा जी। नमस्ते। मैं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर शारदा बनर्जी कॉलेज में अध्यापिका हैं, पढ़ाती हैं। सेठ आनंदराम जयपुरिया कॉलेज है कलकत्ता में, जहां ये पढ़ाती हैं। लगातार स्त्री विमर्श पर लिखती रहती हैं और आज इसी विषय से हम इनके साथ अपने स्टूडियो से जुड़े हैं कि हमारे दर्शकों को भी स्त्री विमर्श के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा सकें। तो शारदा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इतना कुछ लिखती हैं, अलग अलग मंचों से बोलती रहती हैं लगातार, स्त्री विमर्श की तरफ झुकाव जो है वो कैसे शुरू हुआ? देखिए, शुरू से ही था कि जिस समाज में हम पले बढ़े हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जब हमें लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, या सिखाया जाता है कि स्त्रियां जो है वो धीरे धीरे चलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए और हंसना भी चाहिए, तो दबा कर हंसी को, अट्टहास की तरह नहीं। तो ये जो चीज़ें सिखाई जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों। या कहा भी जाता है कि मैंने बहुत सुना है आसपास कि कहीं कोई लड़की हो गई है तो माता पिता दुखी हैं। तो ये चीज़ें लगातार कचोटती रही है मुझे कि क्यों ऐसा होता है, किस वजह से। तो जब छोटी थी तो उस समय वो घुमड़ता था भीतर। धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई और लगातार इस विषय पर मैं सोचती गई, तो कहीं ना कहीं मैं लिखने लगी। शुरुआत में मैं लिखती थी इस पर एक पत्र में, समाचार पत्र में भी लिखती थी और एक पत्रिका भी थी जी। तो उसके बाद लगातार जब मैं लिखती गई तो और सारे विषयों पर मैंने ध्यान दिया, और ख़ास करके जब मैं प्राध्यापिका बनी हूँ कॉलेज में, तो उस समय भी मुझे लगा कि अपने विद्यार्थियों से बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए और जानने का मौका मिला। आसपास भी मैंने देखा तो बहुत किस्म किस्म के जो अनुभव हुए, उससे कहीं मुझे लगा कि इस विषय पर आगे काम करना चाहिए और इस विषय पर लगातार सोचना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। तो शारदा जी, आपने शुरुआत कहाँ से किया? अभी तक आपने कितनी किताबें लिखी हैं या किस तरह से? स्त्री विमर्श पर मेरे बहुत स्वतंत्र लेख हैं, बहुत सारे लेख हैं। एक युवा शक्ति नाम की पत्रिका निकलती थी पहले, वो अभी दैनिक है, पहले वो साप्ताहिक थी। तो उसमें हर रविवार को जो है स्त्री संस्कृति नाम से एक उसमें कलम आता था जिसमें मैं लिखती थी। तो उसमें लगातार लिखी हूँ। तो इधर 2017 में मेरी पुस्तक आई है, बलात्कार, संस्कृति और स्त्रीवाद। तो इसमें मैंने कोशिश की है स्त्रीवाद पर। अमेरिका में जो 3 से 4 स्कूल ऑफ रेप जो है वो विकसित हो चुका था। मैंने जब पढ़ा, मैंने लगातार 2 साल तक काम किया और मैंने देखा कि वहाँ पे लगातार जो है विकसित हो चुका है एक कंसेप्ट, एक थ्योरी जो यहाँ नहीं है। जबकि भारत में बलात्कार बहुत मतलब मैं अगर कहूँगी तो ये सुनने में अजीब लगेगा, सभी जानते हैं बलात्कार जो है किस रूप में यहाँ हो रहे थे। उस समय मैंने जब लिखा था, उस समय दामिनी बलात्कार कांड जो है वो हुआ था। उसके बाद यहाँ कामदुनी रेप कांड जो बंगाल का है, बहुत सारी मतलब घटनाएं हुई थी। एक टर्म आया अभी स्कूल ऑफ रेप। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताएंगी क्या है ये स्कूल ऑफ रेप? ये जो है जिसे हम थ्योरी कहते हैं, सिद्धांत। तो वहाँ पे 3 या 4 लेखिकाएं हुई हैं। लेखिकाएं तो जिन्होंने लिखा है और उसको मतलब अनुसरण करते हुए कह सकते हैं कि बहुत सारी लेखिकाओं ने लिखा। कुछ ने लिखा ये हिंसा है, किसी का मानना था कि ये समग्र तौर पर पुरुषों द्वारा किया गया आक्रमण है, किसी ने कहा ये राजनीतिक मामला है पूरा। तो अलग अलग लेखिकाओं के अलग अलग मत थे, जिसको मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा और पढ़ने के बाद उनके वक्तव्य को भी रखा और भारत के संदर्भ में किन कारणों के आधार पर, मतलब कह सकते हैं कि बलात्कार के कारणों पर ही मैंने चर्चा की है। उसमें एक विहंगावलोकन है जिसमें कौन कौन सी लड़कियां जो मेन मतलब कह सकते हैं जो मुख्य बलात्कार, इस मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ बलात्कार बहुत ज़्यादा मतलब खराब है, कुछ सामान्य अच्छा है, ऐसा नहीं है। हर एक में तकलीफ जुड़ी हुई है, आत्मा की तकलीफ है, वो शरीर की भी है तो आत्मा की भी है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा हम जिसको जान गए हैं या
2-3 ऐसे भी हैं जो दलित का जिसका छुपाया जाता है आमतौर पर मीडिया में या हर जगह, तो उसको भी मैंने कोशिश की है लिखने की। तो उसमें जो मूलतः मैंने कारणों पर ज़िक्र किया है, उसमें पितृसत्ता है, उसमें पूंजीवाद है और तरह-तरह की चीज़ें हैं। तो इस तरह फिर से भी मैम कुछ और भी बताएं, क्या और कारण है? जैसे देखिए पूंजीवाद का एक बहुत बड़ा कारण है। उसमें उसके अतिरिक्त जो है मैंने पोर्नोग्राफी को भी लिया है। उसका एक अलग रूप मैंने दिया है उसमें, क्योंकि पूंजीवादी समाज के आने के बाद ही बहुत सारी बीमारियां आई हैं। क्योंकि पूंजीवाद ने केवल वो मार्क्स कहते हैं ना कि इसमें तो केवल हर एक इंसान जो है इसमें बिकता है, केवल स्त्री बिकती है ऐसा नहीं, पुरुष भी बिकता है इसमें। तो जहाँ हर चीज़ बिकाऊ हो या हर चीज़ पर पैसे निर्धारित हो, मतलब अभी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि फ्री में मिलता हो, मुफ्त में कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो जाहिर है कि हर चीज़ जब बिकने की उसमें प्रवृत्ति हो तो उसमें समस्या तो आएगी ही। और आप देखेंगे कि उसमें सामंती मानसिकता भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सामंतवादी युग में जो है, हालांकि भारत में सामंतवाद कभी आया ही नहीं था, हम मान कर चलते हैं, लेकिन तब भी सामंती युग में भी आप देखेंगे कि बलात्कार होते रहे हैं, वो दर्ज नहीं होते थे। अभी चूंकि हम दर्ज होते हैं, स्त्रियां साहस करके बोलती हैं। पहले तो बहुत सारी स्त्रियां जो है वो छुपा लेती थी। मैंने उसको भी मतलब लिखा है कि मुंबई में ही 2 घटनाएं घटी एक ही स्पॉट पर, और एक ने छुपा लिया उस घटना को, उसने बताया नहीं। और दूसरी बार जब हुआ, शायद जहाँ तक याद आ रहा है, किसी रिपोर्टर के साथ वो रिपोर्टिंग करने गई थी और उसके साथ एक लड़का था कैमरामैन, उसको पकड़ के बांध लिया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। तो बाद में जब उसकी वो अदालत में आया तो वो जब चल रहा है केस, तो जिस लड़की के साथ हुआ था उसी जगह पर कोई खंडहर जैसी जगह थी, वो उस लड़की ने कहा कि इसी जगह पर मेरा भी हुआ था 1 महीने पहले, लेकिन मैं शर्म के मारे मैं बोल नहीं पाई। और आप सोचिए कि दोनों को न्याय मिला। और वो जो वकील जो जज थी, उन्होंने कहा कि देखिए आपने कहा है इसकी वजह से एक और जो है घटना सामने आई, और दोनों मतलब उनको न्याय मिला, अपराधियों को सज़ा हुई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने लिखा है उसमें। तो एक और बात आती है मैम, क्योंकि लगातार हम बलात्कार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम स्त्री विमर्श की तरफ भी थोड़ी बात करेंगे। सिर्फ एक बलात्कार का पक्ष ही नहीं ऐसा है जहाँ पे स्त्री बहुत दबी हुई महसूस की जाती है, बहुत प्रताड़ित होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, जैसे कुछ इलाकों में अगर आप चले जाएं तो वहाँ देखेंगे कि जो छोटी बच्चियाँ हैं वो 5वीं से पहले उनकी शादी कर दी जाती है। क्या वजह है, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लगातार काम कर रहे हैं, किन वजहों से अभी भी फिलहाल 21वीं सदी में हम जी रहे हैं? देखिए इसमें तो एक ही कारण है कि सचेतनता नहीं है। पहली बात ये है कि जहाँ 5वीं में या 6वीं में शादी कर देते हैं, तो वहाँ तो हम सहज ही समझ सकते हैं कि स्त्रियों को लेकर मानसिकता ये है कि अगर ये जन्म ली है तो इसका विवाह करना ज़रूरी है। यानी आप कह सकते हैं कि वो मानसिक तौर पर अभी भी कुछ कम नहीं है। 19वीं सदी में जिस तरह से हम सोचते थे कि जैसे सती प्रथा के समय कि जन्म ली है तो किसी के भी साथ विवाह कर देते हैं, तो वही मानसिकता अभी भी है। भले ही तो ये सबसे ज़्यादा जो पिछड़े क्षेत्रों में दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ सचेतनता को, हमें जागरूकता को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब एक चीज़ देखिए, कानून तो है, लेकिन क्या कानून से बदलाव आते हैं? कानून को हमें सक्रिय करना पड़ता है, मतलब उसे हमें लागू करना पड़ता है, तभी जाकर कानून बनते हैं। मतलब कानून ऐसे ही हवा में नहीं आ जाता। तो उसके लिए हमें लेकिन मैम अभी आपने कहा, शारदा जी, अभी आपने कहा कि कानून बनाने से सिर्फ कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि फायदा नहीं है। नहीं, कानून बनने चाहिए, नहीं तो आप काम कैसे करेंगे? मतलब आप दिखाएंगे कैसे कि ये कानून है? कानून ज़रूरी है, लेकिन कानून वैसे नहीं आ जाते हमारे पास। हमें पुलिस के पास जाना पड़ता है, हमें अदालत में। जैसे देखिए, मैं एक सामान्य सी चीज़ बोलती हूँ, कुछ साल हो गए, ये जो देखना है, घूरना है, वो भी अपराध माना गया है कि किसी लड़की की तरफ कोई लड़का अगर घूर रहा है बस में, तो वो अगर जाके थाने में बोलती है तो एक धारा के तहत उस पर मुकदमा हो सकता है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या स्त्रियां, ये चीज़ रास्ते में नहीं हो रहा है, बंद हो गया है इस कानून के बनने के कारण? ज़रूर होता होगा, ज़रूर ये समस्या वो झेलती होंगी, लेकिन कितनी लड़कियां हैं जो थाने गई हैं और ये कंप्लेन लिखाती हैं? नहीं करती हैं। ये तो छोड़ दीजिए, वो छेड़छाड़ की समस्याएं भी आती है, मैंने अपने विद्यार्थियों से सुना है।
और चुपचाप झेल कर आ जाती हैं। तो अगर कानून की मदद तो वो फिर भी नहीं लेती हैं। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि कानून की जब तक आप मदद नहीं लेंगे तब तक कानून आपके घर तक नहीं आता है। तो जैसे आपने शिक्षा के बारे में कहा, बच्चों के बारे में, तो वो भी ज़रूरी है कि सचेतनता को हर गांव में फैलाया जाए। उसके लिए हो सकता है कि आपको जो वहाँ स्थानीय लोग हैं वो कर सकते हैं, जो युवा हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि केवल लड़कियां ही करेंगी ये तो नहीं है, क्योंकि सार्विक विकास तभी होता है जब आधी आबादी जो है वो विकसित होती है, क्योंकि पुरुष भी किंतु उतने विकसित नहीं होंगे जब तक स्त्रियां नहीं होंगी। तो वहाँ के युवा संप्रदाय जो पढ़े लिखे हैं, हम लोग कहते हैं कि वो सामाजिक कार्यकर्ता या ऐसी कुछ सोशल रिफॉर्मर, इस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं, तो वो अगर आगे आते हैं और एक मतलब ग्रुप बनाते हैं कि हम लोग इसका काम करेंगे। मैं जानती हूँ कुछ कुछ जगह पर होता है, वो करते हैं, हालांकि समस्याएं भी आती हैं उनके पास, तो वहाँ जाके समझाना उनको, और विद्यालयों, जो विद्यालय वहाँ उपलब्ध है जो एकदम मतलब सामान्य स्तर पर, उन्हें और ज़्यादा विकसित करना, उनको मदद करना बच्चों को, ताकि वो कम से कम एक पढ़ाई मतलब सोचिए, मैं कह सकती हूँ माध्यमिक तक पढ़ ले कम से कम। तो ये सचेतनता हो। और जैसे कॉलेज में भी मैं देखती हूँ कि कॉलेज में भी अगर पढ़ती हैं तो एक और चीज़ है इसमें कि डिग्रीधारी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज में भी आप देखेंगे जो लड़कियाँ पढ़ रही हैं वो बस पढ़ने के लिए, मतलब डिग्री लेने के लिए पढ़ रही हैं, लेकिन कितना पाठ्यक्रम के प्रति उनका लगाव है, उनका प्यार है। मैं एकदम सामान्य शब्द का प्रयोग कर रही हूँ कि प्यार कितना है आपको। आप हिंदी पढ़ रही हैं, आप इतिहास पढ़ रही हैं, कोई भी, क्या आप उसको जानना चाहती हैं भीतर तक जाकर, या केवल ये चाहती हैं कि मुझे बीए या बीएससी बीकॉम का एक बस मिल जाए, उसके बाद लड़का तो पहले से तय है, मैं शादी कर लेती हूँ। तो ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेकिन मैम जो फिलहाल जिस तरह का कॉम्पिटिटिव एक वर्ल्ड है, इसमें आपको सबसे पहले डिग्री चाहिए और डिग्री में चाहिए बहुत सारा परसेंटेज। ज्ञान के पीछे आज कौन भाग रहा है? सब लोग तो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे में जो आप सोच रही हैं वो कैसे पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग करते तो फिर तो सब कुछ ठप्प हो जाता। कुछ लोग हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन हाँ ये है कि उसकी संख्या कम है। हो सकता है कईयों में जो मैंने देखा है कि थोड़ा सा और ज़्यादा उच्च शिक्षा में जाते हैं तो तब उनको लगता है कि और गहराई से पढ़ना चाहिए था, और कुछ लोगों को बाद में लगता है, थोड़ी सी उम्र हो जाती है तो उनको लगता है। लेकिन हाँ, ऐसे भी हैं विद्यार्थी, कम हैं संख्या में, और हो सकता है शादी के बाद भी पढ़े लिखे, होता है सब कुछ। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा है, जो मैं देखती हूँ, कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि विवाह मत करो, विवाह करिए, ज़रूर करिए, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई को बंद करके नहीं। क्योंकि आप देखेंगे आमतौर पर ये होता है कि पढ़ाई की जगह स्थिर हो जाती है। कोई बहुत मेधावी बच्ची भी है, पीएचडी कर चुकी है और वो बहुत अच्छी थी पढ़ने लिखने में, लेकिन जैसे ही शादी हो गई तो वो पढ़ना लिखना सबसे पहले बंद कर देती है। संसार का सारा काम तो वो करती रहती है। तो ये मैंने देखा है, और मुझे तकलीफ़ होती है। मैं उसी जगह से कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ आप संसार मत कीजिए, आप सब कुछ कीजिए, आप अपने घर की देखभाल कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा बहुत समय अगर आप 2 घंटा भी निकालती हैं अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, अपनी, तो उससे अपने अस्मिता का भी जो है बोध होता है, नहीं तो वो भी चला जाता है धीरे धीरे। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा शारदा जी, आप अभी बोलने के क्रम में आपने एक जगह पे ये बात कही थी कि बच्चियां सचेतन हो, इसके साथ साथ आपने ये कहा ये कानून भी बनाए जाएं, कानून ज़रूरी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोग कानूनों को जाने, खास करके स्त्रियां कानूनों को जाने, तभी वो उसका सही लाभ उठा पाएंगी। लेकिन एक दृश्य ये भी है हमारे ही समाज का कि उन कानूनों का गलत उपयोग भी हो रहा है, और उसका ये गलत उपयोग भी स्त्रियां ही कर रही हैं। आप तो लगातार काम कर रही हैं स्त्री विमर्श पे, तो क्या ये हिस्सा भी स्त्री विमर्श के अंतर्गत आता है? नहीं, ये स्त्री विमर्श के अंतर्गत कैसे आ सकता है? गलत प्रयोग तो नहीं आ सकता कानून का, लेकिन अगर सोचिए 10% स्त्रियां गलत प्रयोग करती हैं, उसके लिए 90% स्त्रियों की समस्याओं को हम अनदेखी नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि कितने, सभी तो नहीं कर रही है ना, 10% कर रही हैं। तो सोचिए कि लेकिन वो 10% भी जो कर रही हैं
उसका भी तो प्रभाव किसी मासूम पर ही पड़ रहा है, वो भी तो मासूम है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वहाँ क्या है कि ना वहाँ ये वही मैंने कहा कि यहाँ भी सचेतनता का अभाव है कानून को लेकर। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो है उन्हें त्वरित कोई चीज़ चाहिए होती है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे होते हैं। तो कानून के प्रति सचेतनता का अर्थ केवल अपने प्रति सचेतनता नहीं है, लोकतंत्र के प्रति सचेतनता है, अपने समाज के प्रति सचेतनता है, वो उनमें नहीं है। लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं महसूस होता है कि बहुत बार जैसे कि 498A की जब हम बात करें, शुरुआती दिनों में जब ये आया, बहुत सारी ऐसी वधुएं रहीं भी, बहुत सारी ऐसी बहुएं रहीं जिनको प्रताड़ित किया जाता था उनके ससुराल में, बहुत फायदा भी मिला, ये आंकड़ा है। लेकिन आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि उसके बाद लगातार इसका गलत इस्तेमाल होने लगा, जिसके बाद 498A में जो कड़ाई थी उसको कम कर दिया गया। तो ये ऐसा नहीं लगता है कि सचेतनता के साथ साथ मतलब उसमें पहले था कि 22 दिन वो करते ही वो सीधे जो है पुलिस उसको उठा कर ले जाती थी, 22 दिन से पहले बेल नहीं करते हैं। हाँ, ये नहीं होता है, अभी बेल का प्रावधान है। तो कड़ाई में कहीं ना कहीं कमी की गई। मेरा ये कहना है कि ये जो स्त्रियां हैं, इन स्त्रियों के लिए आपने कभी कुछ सोचा है? इन स्त्रियों के लिए मैं क्या सोच सकती हूँ, इनके प्रति मेरी मतलब हार्दिक इच्छा है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि स्त्री मात्र जो है वो निष्पाप होती है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कभी भी, और पुरुष मात्र ही है जो है वो अत्याचारी और शैतान होता है, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। और मैं इस संदर्भ में एक चीज़ आपने बहुत अच्छा याद दिलाया मुझे कि मैं ये कहना भी चाहती हूँ कि स्त्रियों के अधिकारों की बात हो रही है, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि स्त्रियां आज पढ़ लिख रही है, उसमें नवजागरण के हमारे जो पुरोधा हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, राजा राम मोहन राय है जिन्होंने सती प्रथा को बंद किया। और पढ़ाई लिखाई में हमारे यहाँ हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने हर तरह से कोशिश की है, बाला बोधिनी से लेकर हर तरह की पत्रिका वो निकाल रहे थे, हरिश्चंद्र मैगजीन, चंद्रिका। तो ये अलग बात है कि उनका उद्देश्य, उसको लेकर भी बहुत बातचीत हुई है कि उनका उद्देश्य था कि स्त्रियां इतना पढ़ लिख ले कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। तो इसको लेकर बहुत सारी बातचीत होती है कि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि स्त्रियां खुद पढ़ लिख कर नौकरी करें। तो खैर वो अलग सीमा है, मैं उस पर नहीं जाती हूँ। मैं फिलवक्त इस पर बोलना चाहती हूँ कि वो अपनी तरह से कोशिश तो कर रहे थे, बाला बोधिनी निकालते थे, उसमें वो उस पर भी लिखते थे कि लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं आप देखें ना, वो भी तो सीमित करने की ही कोशिश कर रहे हैं। आप पढ़ लिख लीजिए लेकिन आप काम मत कीजिए। हाँ, वो देखिए उस तरह मैं समझ सकती हूँ, उस पर भी हम लोग आलोचना करते हैं, लेकिन मैं आलोचना वाले पक्ष पर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं इस पर बताना चाहती हूँ कि वो अपनी तरह से कोशिश कर रहे थे उस दौर में जब हिंदी भाषी क्षेत्र में वो अकल्पनीय था। तो वो अपनी तरह से कोशिश कर रहे थे थोड़ा बहुत कि, तो वहाँ वो सजने संवरने की बात खूब लिखते थे कि स्त्रियों को सजना चाहिए। क्यों लिखते थे? क्योंकि उस ज़माने में स्त्रियों की शादियाँ एकदम कम उम्र में होती थी, खूब बच्चे हो जाते थे, तो एकदम मतलब उम्र दराज दिखती थी। तो वो जब ब्रिटिश भारत का ज़माना था, तो वो जब देखते थे उनको लगता था कि इनको देखिए और हमारे भारत में क्या ऐसा है कि ये ऐसी दिखती है, इतनी तकलीफ़ है। तो वो इस तरह से लिख रहे थे, जो युवा लड़कियां हैं उनको भी। तो इसको हम नकारात्मक ढंग से देख सकते हैं चाहें तो, लेकिन मुझे लगता है सकारात्मक ढंग से भी देखा जाना चाहिए कि हाँ, उनकी ये सीमा थी कि वो चाहते थे कि स्त्रियां बस अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए। और वो मुझे लगता है कि बंगाल में भी थी वो समस्या, वो भी नहीं चाहते थे, उन्हें पता भी नहीं था कि एक समय स्त्रियां इतनी पढ़ लिख लेगी कि वो हर क्षेत्र में जो है वो आगे आएगी। लेकिन आपका जो सवाल था उसी संदर्भ में मैं कहना चाहती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो मतलब स्त्रियां निष्पाप नहीं होती हैं, उसमें भी दुष्ट तत्व होते हैं। तो उसी तरह से हमें पुरुषों के प्रति भी, जैसे पुरुषों में भी बलात्कारी होते हैं, छेड़छाड़ करने वाले होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो सच में चाहते हैं कि स्त्रियों की प्रगति हो, और चाहते ही नहीं है, वो काम कर रहे हैं लगातार इस पर। वो अगर लेखन के माध्यम से कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हैं, या विभिन्न क्षेत्रों में वो किंतु कर रहे हैं। तो उन्हें भी हमें मतलब इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि पुरुष मात्र ही जो है वो स्त्री विरोधी होते हैं, ऐसा नहीं है। मैम, एक बात आप मुझे बताएं कि इतना काम करती हैं, प्रैक्टिकली भी जाती हैं, विद्यार्थियों से भी मिलती हैं, फिलहाल अगर एक बिल्कुल सीधा सा सवाल किया जाए कि स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्या क्या करना ज़रूरी है,
अच्छा, ये स्त्रियों के लिए, जो स्त्री दर्शक अभी फ़िलहाल आपको सुन रही हैं। देखिए अगर मैं एकदम उसकी बात करूँ ज़मीनी स्तर पर, तो उसमें शिक्षा ज़रूरी है। अगर उससे थोड़ा-सा आगे बढ़ूँ तो आत्मनिर्भरता की बात तो बिल्कुल है कि स्त्रियाँ पढ़ लिख कर नौकरी करें, जिसकी बात हम लोग करते हैं। जी। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि वो नौकरीशुदा स्त्रियाँ जो नौकरी कर रही हैं, क्या सच में वो आत्मनिर्भर हैं? अ, जब मैं ये सुनती हूँ, मैंने मैंने ये सुनने का मौका मिला था कि एक प्रोफ़ेसर स्त्री वो कह रही है कि मैं जब मुझे सैलरी मिलती है अपने महीने के अंत में, तो वो सैलरी मेरे पति को मुझे दे देना पड़ता है अच्छा। और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ? उन्होंने पूछा था किसी से, वो रिफ्रेशर कोर्स चल रहा था और मैंने सुना था, उस समय मैं पीएचडी फेलो थी, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वो पढ़ी-लिखी स्त्री है और प्रोफ़ेसर है और वो इस दुविधा, मतलब आप सोचिए अगर वो प्रोफ़ेसर है, इस दुविधा में है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि यानी नौकरी लग जाने से ही या नौकरी करने से ही आप आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। तो वहाँ क्या चीज़ है? वहाँ ये चीज़ है कि सबसे जो अहम चीज़ है, स्त्रियाँ अपने फ़ैसले स्वयं नहीं लेती। वो चाहे नौकरीशुदा हो, नौकरीशुदा नहीं हो। यानी कोई भी चीज़ करना है, कोई मतलब सोचिए कहीं से कुछ भी आया है, कुछ भी करना है, तो वो सबसे पहले या तो अपने पति से पूछती है, या तो अपने भाई, अगर शादीशुदा नहीं है तो भाई या पिता से पूछती है। कोई भी कठिन मसले को वो पूछ कर निर्णय लेती है। तो ये जो निर्णय लेने की क्षमता है, ये जिस दिन स्त्रियों में आ जाएगा, उस दिन आत्मनिर्भरता स्वयं आ जाएगी। अ, आप सिलीगुड़ी आईं, शारदा जी, जी। और आपने यहाँ पे 2 दिवसीय एक नेशनल सेमिनार को भी अटेंड किया। हमारे दर्शकों को आप क्या बोलना चाहती हैं? और सबसे पहले, उससे पहले ये बताएँ कि सिलीगुड़ी आपको कैसा लगा? सिलीगुड़ी मैं पहले भी 2 बार आ चुकी हूँ। इस जी। बार और मतलब आत्मीयता के साथ मुलाकात हुई आप लोगों से। सेमिनार के दौरान भी बहुतों से मुलाकात हुई। तो मुझे ये शहर, मुझे ऐसा लगा कि प्यार से भरा है, आत्मीयता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई शहर बहुत ज़्यादा तामझाम हो सकता है, लेकिन आत्मीयता या प्यार जो है वो ज़्यादा अहम है, वो मुझे मिली इस बार। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इतना ही कहना चाहूँगी स्त्रियों से, चूँकि स्त्री पर बातचीत हो रही है, तो जो भी सुन रही हैं कि मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग पढ़िए और लिखिए। लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से ही नहीं होगा, स्त्रियाँ जब लिखती हैं तो वो आगे बढ़ती हैं और बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम तौर पर स्त्रियाँ जो है प्रतिवाद नहीं करती है। घर में बहुत सारी समस्याएँ आती है और आम तौर पर चुप करा दिया जाता है। स्त्रियाँ जैसे ही बोलने लगती है, उसे कहा जाता है कि तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो उसमें एक संदेश होता है कि तुम मूर्ख हो और ये आमतौर पर माँओं के साथ होता है, जब माँ और पिता बात कर रहे होते हैं, वो कुछ बोलने जाती है, तुम चुप रहो। और ये मैंने पूछा भी है, विद्यार्थियों ने भी कहा है कि ऐसा होता है घर में। तो आप ये माँओं को समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि चुप नहीं रहना है। अगर लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो उसका प्रतिवाद करना ज़रूरी है और अपने सामान्य जीवन में सब समय, मतलब झगड़ा करने वाली मानसिकता की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब आप बोलेंगी तो एक उपस्थिति दर्ज करती हैं, ताकि सामने वाले को लगे कि नहीं, शायद विवेक को भी गलत हो रहा है, और बोलते-बोलते तब आप अपनी जगह बनाती हैं, अपनी अस्मिता को निर्मित करती हैं। जी। तो वो ज़रूरी है। धन्यवाद शारदा जी। तो इस वक्त आप सभी दर्शक सुन रहे थे अब तक डॉक्टर शारदा बनर्जी जी को, जिन्होंने जो बातें कही, अगर उसको मैं बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में समझाऊं, उनका जिस्ट बताऊं, तो शिक्षा से चेतना आती है, चेतना से क्रांति। लिखिए, पढ़िए, बोलिए, तभी जाकर ये संभव है कि आप चेतिएगा, और तभी ये कहीं ना कहीं संभव हो पाएगा कि आत्मनिर्भर आप बन पाइएगा, मैं अगर सही हूँ। बिल्कुल। तो फिलहाल आप सुन रहे थे डॉक्टर शारदा बनर्जी जी को। धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, आपने हमें इतना अपना मूल्यवान समय दिया इसके लिए। इसी तरह आगे भी मेहमानों के साथ आपको मिलवाते रहेंगे, बातचीत करवाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सन एक्सप्रेस।